गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, समावयवता क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और दो तरह के आइसोमेरिज्म, एक था हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समावयवता और दूसरा था हमारा क्रियात्मक समावयवता यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम जो सबसे पहली आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावयवता। चेन आइसोमेरिज्म और इसको हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। तो समावयवता क्या थी कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र समान रहते थे, किंतु उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जो संरचना सूत्र होता है, वो भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण उनकी जो रासायनिक गुण हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उन कार्बनिक यौगिकों को एक दूसरे का समावयवी यानी आइसोमर कहते हैं एंड इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म यानी समावयवता कहते हैं। एंड कल हम लोगों ने पोजीशन और जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। इसके बाद जो आज चेन आइसोमेरिज्म है, श्रृंखला समावयवता, इसमें भी सेम चीज़ है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो अणुसूत्र है, वो सेम रहेगा। अणुसूत्र एक समान रहना यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होने का जो कारण होगा वो होगी उनकी चेन यानी उनकी श्रृंखला। जैसे आपको याद हो, जब हम लोग IUPAC करना सीख रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको एक टर्म बताया था, लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन। जो हमारी मुख्य कार्बन की श्रृंखला होती है या जो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला होती है, हम उसको ढूंढते थे, फिर उसका नेमिंग करते थे। तो अभी क्या है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, माने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो एटम्स हैं और उनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो संख्या है वो तो सेम रहेगी, बट उनमें जो चेन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। चेन का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट हो सकता है कि एक कंपाउंड में जो कार्बन हैं एक दूसरे से वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हो, सीधी श्रृंखला में जुड़े हो, और हो सकता है कि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में वो इस तरह से क्या कर रहे हो, ब्रांच बना रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा C4H10। तो सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से क्या है? C4H10 अगर आप मैच करेंगे तो CnH2n+2 इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। यहाँ पर n की जगह 4 रखी है, 4 2 8 + 2 10, तो CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है, ये ब्यूटेन दिया हुआ है। ठीक है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमको स्ट्रक्चर बनाना था, हमने क्या किया, मैंने आपको दिया, आपने स्ट्रक्चर बनाया। सर 1 2 3 4 कार्बन है, अब 10 हाइड्रोजन जोड़ने हैं हमें, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 हाइड्रोजन, 6 7 हाइड्रोजन, 8 9 और 10 हाइड्रोजन। आप ये 10 पोजीशन पर जो है हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो ब्यूटेन का ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बार में एक बच्चे ने क्या किया, उसने चारों कार्बन को स्ट्रेट नहीं जोड़ा, उसने 3 कार्बन को स्ट्रेट जोड़ दिया और एक कार्बन यहाँ नीचे इस तरह से लगा दिया। देखिए यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक बच्चा आया, उसने चारों कार्बन को सीधे जोड़ दिया और हर कार्बन की वैलेंसी से हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर दिया। माने कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो इस कार्बन की 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, C4H10। वहीं दूसरे बच्चे ने क्या किया कि चेन को स्ट्रेट ना रख करके यहाँ पर उसने 3 कार्बन तो सीधे जोड़े, एक कार्बन से बीच में नीचे लगा दिया, और फिर उसके बाद अब हाइड्रोजन लगा के देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो इसमें भी अगर हम चाहें तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, बट क्या ये ब्यूटेन है? नहीं, ये ब्यूटेन नहीं है। ये ब्यूटेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जब आप चेन ढूंढने जाओगे तो मान लो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, या तो ये थर्ड कार्बन होगा या थर्ड कार्बन ये होगा। हम ये नहीं कर सकते 1 2 3 4, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई चेन नहीं बन रही है। इसका मतलब अब अगर आप इसको देखिए तो ये ब्यूटेन नहीं है, ये हमारा जो है 3 कार्बन चेन में आने की वजह से अब ये प्रोपेन बन गया है। और इसकी नेमिंग अगर आप करोगे, इस पूरे की नेमिंग करोगे तो इसकी नेमिंग हो जाएगी, सेकंड पोजीशन पर ये C ग्रुप जुड़ा है तो 2 मेथिल
प्रोपेन, ये इसकी IUPAC नेमिंग होगी। और इसमें यहाँ पर इसकी नेमिंग हो जाएगी ब्यूटेन, सिर्फ ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं स्ट्रेट चेन से, तो ब्यूटेन। तो यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग कंपाउंड हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H10, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। और स्ट्रक्चर क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ब्रांच आ गई, शाखित श्रृंखला आ गई। यहाँ पर सीधी श्रृंखला है, यहाँ पर शाखित श्रृंखला है, तो यहाँ पर ब्रांच आ गई, जिसके कारण दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट हो गए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, यहाँ पर जितने कार्बन हैं, आपको कार्बन में 3 तरह के कार्बन पढ़ने हैं, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री कार्बन। इसका मतलब होता है एक होता है हमारा प्राथमिक कार्बन, एक होता है द्वितीयक कार्बन और एक होता है तृतीयक कार्बन। इन दोनों कार्बनों में, इन तीनों कार्बनों में अंतर क्या होता है? प्राथमिक कार्बन का मतलब होता है कि फॉर सपोज कि किसी कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप या कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, फॉर सपोज OH जुड़ा है, और इस कार्बन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है। जब किसी कार्बन से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। लेकिन जब किसी कार्बन से, भाई अगर इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो 2 इससे हाइड्रोजन जुड़े होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। बट अगर किसी कार्बन से क्या है, 2 तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं इस तरह से, और ये हमारा जो है एक कोई भी ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप, यानी कोई विस्थापित समूह, कोई क्रियात्मक समूह, कोई एल्किल समूह, कुछ भी लगा हुआ है, तो ये कार्बन से इधर एक हाइड्रोजन है, 2 तरफ एल्किल ग्रुप, इस कार्बन को 2nd डिग्री कार्बन कहते हैं। और वहीं पर अगर कार्बन से 3 तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ये इस तरह से R R R एल्किल समूह होते हैं, और एक इधर कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। यानी ये प्राथमिक कार्बन हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया। तो ये जो प्राइमरी कार्बन होता है, इसकी नेमिंग आइसो, मतलब जब ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन के रूप में दिया होता है तो इसको हम लोग जो प्राइमरी कार्बन उसको आइसो नहीं, इसको नॉर्मल कहा जाता है, N से डिनोट करते हैं, N का मतलब नॉर्मल। बट अगर ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको आइसो नाम दिया जाता है, और जब ये 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, टर्शी कार्बन होता है, इसको नियो नाम देते हैं। तो नॉर्मल चेन होती है, आइसो चेन होती है नॉर्मल की, और नियो चेन होती है नॉर्मल की। तो यहाँ पर 3 तरह के कार्बन पढ़ने। अब हम अपने एग्जांपल में वापस आए, तो यहाँ एकदम स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन की, तो इसको हम N ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से अगर हम इसको एक एल्किल समूह मान लें, तो इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप मतलब चेन के, और ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स बनेगा ना, तो ये कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री, 2nd डिग्री कार्बन। और 2nd डिग्री कार्बन की नेमिंग क्या होती है? आइसो। तो यहाँ पर एक नेमिंग तो इसकी IUPAC वाली एकदम करेक्ट हो गई, 2 मेथिल प्रोपेन। इसका एक नाम और हो सकता है आइसो, और साथ में यहाँ लग जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि ये जो आइसो ग्रुप आया है किसकी वजह से आया? ब्यूटेन की वजह से आया, तो इसका नाम आइसो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अब हमने ले लिया यहाँ पर C5H12, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। मैंने कहा बच्चों से, बच्चों स्ट्रक्चर बनाओ, तो बच्चों ने क्या किया, एक बच्चे ने 1 2 3 4 5 पांचों कार्बन को स्ट्रेट जोड़ दिया, और हर कार्बन से हाइड्रोजन को लगा दिया। चलो देखो भाई, लग गया हाइड्रोजन। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक दूसरे बच्चे ने क्या किया, एक दूसरे बच्चे ने 4 कार्बन तो स्ट्रेट जोड़े, एक कार्बन यहाँ पर नीचे लगा दिया, और फिर इन पर हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करा दी। देखो भाई कैसे पूरी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन जहां जहां जुड़ रहे हैं। एक और बच्चा वो और महान निकला, और समझदार निकला, उसने क्या किया, चेन में स्ट्रेट सिर्फ 3 कार्बन जोड़े, और जस्ट फॉर फन एक कार्बन इधर ऊपर लगा दिया, एक कार्बन यहाँ पर नीचे लगा दिया। ध्यान से देखिएगा, 5 कार्बन आ रहे हैं। चलो भाई अब एल के हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराओ वैलेंसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12 C5H12 C5H12। बट नेमिंग करने जाओगे तो ये तो पेंटेन है, सीधे सीधे 5 कार्बन। इसकी नेमिंग करोगे तो स्ट्रेट चेन में सिर्फ 4 ही कार्बन मिल पाएंगे, 1 2 3 4, वो भी 2nd पोजीशन पे एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल। और अब 4 कार्बन केवल स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं तो ब्यूटेन। वहीं पर
इसमें अगर चेन ढूंढने जाओगे तो कहीं से भी ढूंढ लो, 3 कार्बन की ही स्ट्रेट चेन मिलेगी, उससे ज़्यादा की मिल नहीं सकती। जब 3 कार्बन की मिलेगी तो मान लो फॉर सपोज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। स्ट्रेट चेन जो सीधी श्रृंखला है लंबी, वो 3 कार्बन की मिलेगी। तो इसमें 3 कार्बन की जब चेन मिल गई तो ये दोनों एल्किल ग्रुप बन जाएंगे। कौन से कार्बन पे जुड़े हैं? 2 पे, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 2,2 डायमेथिल। और 3 कार्बन है प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो इसकी नेमिंग हो गई 2,2 डायमेथिल प्रोपेन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट चेन होने के कारण ये तो हमारी नॉर्मल वाली चेन होगी, तो इसका एक नाम हो सकता है एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन में हमने एक कार्बन को सेकेंड डिग्री कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, बट ये एक्चुअली में लिखा हुआ है आइसो ग्रुप। यहाँ पर देखिए आइसो ग्रुप बन रहा है, और ये आइसो बना है किससे? पेंटेन से, तो इसका एक नाम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। वहीं पर यहाँ अगर हम देखें 3 कार्बन में तो 2,2 डायमेथिल प्रोपेन बन रहा है, बट यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है नियो कार्बन हो गया। देखो इस तरह से नियो कार्बन हो गया, तो नियो कार्बन में इसकी नेमिंग हो जाएगी नियो और पेंटेन। तो यहाँ पर चाहे आप इन दोनों को देख लीजिए, चाहे इन तीनों को देख लीजिए, दोनों ही केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आणविक सूत्र समान है, लेकिन जो संरचना सूत्र है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वो डिफरेंट है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या है? इनकी जो चेन में डिफरेंस है, इनकी श्रृंखला अलग अलग है। और ऐसे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन चेन डिफरेंट होने की वजह से, श्रृंखलाएं अलग अलग होने की वजह से उनका जो संरचना सूत्र है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम श्रृंखला समावयवता यानी कि चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये था हमारा चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन बस चेन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। चेन डिफरेंट होने की वजह से आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, तो वहां पर चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो है मेटामेरिज्म। बहुत आसान है ये भी, हिंदी में इसको मध्यावयवता कहते हैं। मध्यावयवता क्या कहती है? मध्यावयवता केवल उन फंक्शनल ग्रुप्स में पाई जाती है या उन क्रियात्मक समूहों में पाई जाती है जिनके दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ता है। जैसे एक मैं आपको याद दिलाता हूं, ROR डैश, माने ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये ईथर है हमारा। तो यहाँ पर मध्यावयवता क्या कहती है वो ध्यान से देखिएगा। मध्यावयवता का कहना है कि 2 or more organic compounds which have same molecular formula but different in structure due to difference in the number of carbon atoms attached to either side of an functional group। मीन्स 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के यानी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ उपस्थित कार्बन की श्रृंखलाओं में या कार्बन की संख्याओं में अंतर होने के कारण जो स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, संरचना में जो अंतर उत्पन्न होता है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बनिक यौगिक हैं, वे भी अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं अलग हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एक दूसरे का मध्यावयवी कहते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स होते हैं, और इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं। तो डेफिनेशन में हो सकता है आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगे कि सर ने क्या कहा, सब दिमाग के ऊपर से उड़ गया, बट एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो आप एल्किल ग्रुप जोड़ोगे, एल्किल समूह जोड़ोगे, उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेते हो उनके नंबर्स डिफरेंट हो। जैसे फॉर सपोज मैंने क्या किया, इधर ऑक्सीजन लिया, इधर मैंने लगा दिया CH2 CH2 CH3, ठीक है, और इधर मैंने लगा दिया सिर्फ CH3। ध्यान से देखना, इधर मैंने सिर्फ मेथिल ग्रुप लगाया है, इधर 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, 1 2 3, ये प्रोपिल ग्रुप है, ये मेथिल है, प्रोपिल है, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो C4, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 3 10, H10, और एक ऑक्सीजन O, C4H10O। दूसरे केस में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन लिया और इसमें इधर की तरफ मैंने लगा दिया CH3 CH2, और इधर भी क्या लगा दिया CH2 CH3। जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, 10 हाइड्रोजन,
एक ऑक्सीजन। ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। ना तो यहाँ पर चेन अलग है, ना ही फंक्शनल ग्रुप अलग है, ना ही यहाँ पर पोजीशन अलग है। मतलब ना तो यहाँ पर श्रृंखला समावयवता हो सकती है, ना स्थान समावयवता, ना यहाँ पे क्रियात्मक समावयवता। बट यहाँ पर जो ईथर में जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो डिफरेंस इस चीज का है कि इस जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, यहाँ पर एक तरफ मेथिल है, यहाँ प्रोपिल है। ये ग्रुप मेथिल है, ये प्रोपिल है, बट नीचे वाले एग्जाम्पल में दोनों तरफ जो है एथिल ग्रुप जुड़ा है। इसकी वजह से ये दोनों अलग अलग ईथर हैं, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह है, उसके दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूहों में कार्बन की संख्याएं अलग अलग होने के कारण जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिकों को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे का मेटामर्स या मध्यावयवी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटा का मतलब एक तरह से सेंटर होता है, माने सेंटर पे जो हमारा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, जो भी कार्बनिक हमारा क्रियात्मक समूह दिया है, उसके दोनों तरफ जो हमारे एल्किल समूह है, उनमें अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक तरफ मेथिल, एक तरफ प्रोपिल, इधर दोनों तरफ एथिल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंस। तो इनको कहते हैं एक दूसरे के मेटामर्स। ये और किस में पाया जा सकता है, ये पाया जा सकता है कीटोन में। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, इधर भी R ग्रुप होता है, इधर भी R ग्रुप होता है। एक बार क्या करो, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा दो, एक बार दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगा दो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक बार तो ये लिख दिया। दूसरी बार में क्या किया, इधर वाला CH2 उठा करके उधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 और फिर CH3 हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स यानी मध्यावयवी। तो इस आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावयवता कहते हैं, और ये जो आइसोमर्स होते हैं इन्हें मेटामर्स यानी मध्यावयवी कहा जाता है। इसके बाद लास्ट हमारी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो है चलावयवता, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉटोमेरिज्म, और हिंदी में इसका नाम होता है चलावयवता। बड़ी इंटरेस्टिंग बट छोटी सी आइसोमेरिज्म है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अभी तक हम क्या कर रहे थे, व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, उनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग हो, यही बार बार रिपीट कर रहे थे। बट अब हम दो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। अब ये जो आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहने का है कि जब किसी एक ही कार्बनिक यौगिक में दो क्रियात्मक समूह एक दूसरे में अंतः परिवर्तन की गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इंटर कन्वर्टेबल होने की प्रॉपर्टी रखते हैं दो फंक्शनल ग्रुप। कैसे, देखिएगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, ये दो कीटोन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। ये जो कीटोन ग्रुप आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड हो, उसके ठीक बगल में यहाँ पर एक कार्बन है जिससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये मैंने रिवर्सिबिलिटी का साइन बनाया हुआ है। फिर मैंने नेक्स्ट में देखिए क्या किया हुआ है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, उसकी जगह पर डबल बॉन्ड ला दिया है, और यहाँ पर O की जगह OH हो चुका है। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है कि इस कार्बन से जो दो हाइड्रोजन जुड़े थे, फॉर सपोज एक हाइड्रोजन इससे ये जुड़ा था और एक हाइड्रोजन जो है ये ऊपर की तरफ जुड़ा था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि C डबल बॉन्ड O में ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, ब्रेक हुआ। इधर जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अपना एक बॉन्ड तोड़कर वो बॉन्ड किसके साथ बना लिया, इस कार्बन के साथ। देखिए यहाँ पर कार्बन ने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तोड़ा और वो बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया। बट ये वाला कार्बन पहले से ही चार बॉन्ड बना रहा था, देखो कैसे, 1 2 3 और एक इस हाइड्रोजन के साथ 4। तो अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। तो ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन ने तुरंत इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी अपना बॉन्ड क्या कर दिया, तोड़ दिया, और इस हाइड्रोजन को जोड़ दिया इस ऑक्सीजन के साथ। तो जो O है वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो यहाँ पर ये जो कीटोन ग्रुप है ये यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया।
ये सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ, पोजीशन चेन कुछ नहीं चेंज हुई। इसमें चेंज ये आया कि जो ये दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे, ये कीटोन और अल्कोहल, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होने की प्रॉपर्टी रख रहे हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। यानी कि जब दो क्रियात्मक समूह एक दूसरे में अंतः परिवर्तित होने का गुण रखते हैं किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में, माने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो कीटोन बन गया, थोड़ा सा टेम्परेचर घटाया तो अल्कोहल बन गया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बनाया था तो इधर पाई बना था, नेक्स्ट टर्न पे कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे वो पाई बॉन्ड आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिसलोकेशन की वजह से, यानी पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण दो क्रियात्मक समूह एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, अंतः स्थानांतरित होते हैं। तो जो दो अलग अलग प्रकार के हमें कंपाउंड मिलते हैं, दो अलग अलग तरह के यौगिक मिलते हैं, उन्हें एक दूसरे का चलावैवी कहते हैं, एक दूसरे के टॉटोमर्स कहते हैं। इसको चलावैवी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये चलायमान होती है, चलायमान यानी कि डायनेमिक होती है, नेचर में चलती रहती है, और ये अनस्टेबल, दोनों ही फॉर्म जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। एंड इस तरह के अरेंजमेंट को जो है एक स्पेशल कभी कभी नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर इस पेयर को हम लोगों ने केमिस्ट्री में कीटो इनॉल नाम दिया है। कीटो इनॉल क्यों? एक बार ये कीटोन ग्रुप बना रहा है, दूसरी बार अल्कोहल ग्रुप बना रहा है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। तो एक बार कीटोन है, एक बार इन और ऑल है, तो इसको कीटो इनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे दोनों जो है टॉटोमर्स हैं, यानी चलावैवी हैं, और इस आइसोमेरिज्म को चलावैवता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिसलोकेशन की वजह से जब दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, यानी दो क्रियात्मक समूह एक दूसरे में स्थानांतरित हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके स्थानांतरण के वजह से। जैसे यहाँ पर कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया था, फिर इसने अपना इधर वाला ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है वो तोड़ा, और तुरंत इस बगल वाले कार्बन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बस इसका स्थानांतरण हो रहा है, जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग टॉटोमेरिज्म कहते हैं। इसी के साथ हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होती है। कल हम जो है इसमें अपना नेक्स्ट और न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको अभी इतना ही रिवाइज करना है, ध्यान से इसको पढ़िए। कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो पूछिए। ओके क्लास, थैंक यू।